साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2022 जिसमें अक्टूबर 2021 से लेकर के 25 मार्च 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग इस मैगजीन में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को दिया गया है, उन करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपके आगामी समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा तथा अन्य उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं और पीसीएस की जो परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन के संबंध में। तो देखिए, 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा शलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल मीठी क्रांति के अर्थात मीठी क्रांति जो है इसके अनुसरण में की गई है। यहाँ आगे देखते हैं। देखिए, इससे फ़ायदा क्या है? उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों या कह सकते हैं जो बिचौलिया होते हैं उनको अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर इनको जो है अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। और यह जो है यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किया गया। देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका आर्द्रभूमि रामसर स्थल के तहत शामिल है। तो देखिए, इन दोनों स्थानों या इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या अर्थात रामसर आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49 है हो गई। पहले 47 थी, 2 बढ़ गई, 49 हो गई है, जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? पहले 9 थे, अब एक और बढ़ गया, तो ये 10 हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखिरा वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था और यह भारत का 49वां रामसर स्थल है, जबकि जो गुजरात का आपका है गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य वो 48 नंबर का है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट के बारे में, जो इन दोनों के पहले जो है इसको रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का यह 47वां स्थल था, अब 49 हो गए हैं। हैदरपुर के बारे में बात करें तो हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, तो इसकी जरूर याद रखिएगा, जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। यह आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। रामसर सूची के बारे में बात करें तो रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमियों का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। कहां पर? ईरान के रामसर सिटी में, इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन है। यह 1975 में लागू हुई थी। यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का बखिरा और गुजरात का खिजड़िया अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश के संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, या कह सकते हैं रामसर साइट के रूप में कितनी हो गई? 49 हो गई है। देखिए, एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है, तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इन 10 का नाम एक बार देख लेते हैं कहां पे स्थित है। तो ऊपरी गंगा नदी आपका बज्रघाट से नरोरा खिंचाव तक है, और वहीं नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, शमशपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में, सरसई नावर झील इटावा में, सुर सरोवर झील या कीथम झील भी कहते हैं आगरा में, हैदरपुर वेटलैंड हस्तिनापुर में, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में। इस अवसर पर भारत की आर्द्र भूमि अर्थात भौतिक रूप से पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया है, जो पिछले एक दशक में आर्द्र भूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। अब अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ है। 7 नए हुए, पुराने भी कुछ रहे हैं, तो कितने हो गए हैं टोटल, इसको भी देखेंगे। तो 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और SP सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया। ये 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज किन शहरों में है? तो देखिए, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ, 7 शहरों में। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। एक पहले था, 7 और 8 हो गई, तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर में है। भारत में NIXI के इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात NIXI एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, सन कब से कार्यरत है? 2003 से। आगे चलते हैं, अगला है ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया गया। देखिए, भारत व रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, का उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। ध्यान रखिए, कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया था। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र अर्थात इंग्लिश में कहें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर DTTC का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई, जहां अगले 2 से 3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। इस इकाई में 80 से लेकर के 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार हो सकेंगी, और पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नौसेना के लिए। इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। आगे बात करते हैं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के संबंध में। तो देश के अब तक के, ठीक है, अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर लंबी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ व लखनऊ व गाजीपुर से जुड़ गए हैं, अर्थात कुल 9 शहर यहाँ पे जोड़े गए हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका इलाहाबाद का नाम नहीं है। ठीक है, तो अर्थात इलाहाबाद उस पे एक्सप्रेसवे पे नहीं आएगा। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलिस विमान से, तो ध्यान रखिएगा कौन से विमान से? सुपर हरकुलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की थी। वायुसेना के सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास नहीं होगा, बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1350 किलोमीटर लंबी या लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। इसकी लंबाई जो है आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कई गुना ज़्यादा है। तो इसके पश्चात दूसरे नंबर पे भी पूर्वांचल नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। आगे चलते हैं।
झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज जो कि भोपाल में है रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के पश्चात प्रदेश सरकार ने नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी कर दी थी। आगे बात करते हैं, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बराही देवी धाम होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर स्टेशन का नाम मां बराही देवी धाम किया गया है। इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में की थी। विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दादूपुर का यह नाम 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ है। उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग, तो देखिए 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, तो ध्यान रखिए कहां पर, बागपत जिले के में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि अभी हाल ही में रटौल को जीआई टैग देगा, यह है क्या, ध्यान रखिएगा यह आम है। इस आम का नामकरण रटौल गांव के नाम पर किया गया जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। वहीं रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से लेकर के 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। यह आम बागपत जिले की खेखड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारिकपुर, तिगरी तथा लहछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार की कुछ पॉइंट फॉर्म में करंट अफेयर को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो मेरठ के सरधना कस्बे में, शलवा और कैली गांव में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया जल संरक्षण के क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय। हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमाओं पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है नेपाल में। ठीक है, नेपाल मतलब नेपाल की सीमा पर स्थित है ये। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये वाला जो प्रश्न था कि हनी प्रोसेसिंग वैन वाला, तो ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? गाजियाबाद में। आगे चलते हैं, अगला है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 या 341 लगभग 341 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? वर्तमान में अभी यही है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? लखनऊ में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? आजमगढ़ में। अगला है 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा रैंक प्रदान हुई है? 6वीं रैंक दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कंगना रनौत को। अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2339 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया? तो ये 9 मेडिकल कॉलेज कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। आगे देखते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट से। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह है वाराणसी। ठीक है, कौन सा है? वाराणसी। आगे चलते हैं, अगला है, एक सेकेंड,
20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया? हे होंग ओके मेमोरियल पार्क। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की? गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? गाजियाबाद को। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पे? नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मेरठ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया? मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। अगला है, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया? इकाना स्टेडियम। 2022 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है? तो इसमें कुल 18 महिलाओं ने जीत दर्ज की है। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो उत्तर प्रदेश को तीसरी रैंक दी गई है। 37.79% जनता यहाँ पर निर्धन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ हुआ है? तो कुल 7 का शुभारंभ हुआ, एक पहले था। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था कि नए कितने हुए? 7, और टोटल कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।